हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो आज अपन फिर स्टार्ट कर रहे हैं एक नई यूनिट और जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब तरल यांत्रिकी। इसे अपन तरल का प्रवाह भी कहते हैं। चलो आओ, बिना टाइम खराब किए जल्दी आइए। फ्लूइड मैकेनिक्स, दो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रांतिक वेग क्या होता है? क्रांतिक वेग, वेग का वह निश्चित मान जहां तक द्रव का प्रवाह है, तरल का प्रवाह है, धारा रेखीय बना रहता है और उससे ऊपर विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है, उसे अपन क्रांतिक वेग कहते हैं। और क्रांतिक वेग का जो मान होता है श्यानता गुणांक के समानुपाती, घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती और त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। समानुपाती को हटाएंगे तो कोई नियतांक लगाएंगे और वो नियतांक रेनॉल्ड नंबर होता है, आर होता है। यहां आर एक संख्या है, संख्यात्मक मान है जिसे रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। और आर की जो वैल्यू है यहां से देखें तो डी आर वी सी अपॉन ईटा है। और आर के लिए एक नई वैल्यू और याद रखिए, इंपॉर्टेंट भी है, और वो है जड़त्वीय बल बटा श्यान बल। याद रखें, श्यान बल नीचे आएगा, जड़त्वीय बल ऊपर आएगा। जड़त्वीय बल और कुछ भी नहीं होता है, F इक्वल टू एम ए, यही जड़त्वीय बल होता है। और श्यान बल थोड़ी देर बाद में अपन पढ़ने वाले हैं। तो श्यानता देखो नीचे आ रही है तो श्यान बल भी नीचे आएगा। ये बात इस तरीके से आप याद रखना, ट्रिक बना लो, कई बार ऐसे डाउट हो जाता है हमें। इस प्रकार यहां देखें, ये वेलोसिटी और ये कुछ ऊपर आ रहा है तो जड़त्वीय बल ऊपर आएगा। यहां गुरुत्वाकर्षण बल कहीं भी नहीं है, ऑप्शन में ऐसा देता है जड़त्वीय बल बटा श्यान बल, श्यान बल बटा जड़त्वीय बल, श्यान बल बटा गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल बटा जड़त्वीय बल, ऐसा देगा हमें। तो सही आंसर हमारा ये होगा। इसके डायमेंशन m0, l0, t0 है। ये तो संख्यात्मक मान है तो इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। रेनॉल्ड संख्या का मान अगर 3000 से ज्यादा है तो तरल का प्रवाह विक्षुब्ध होगा, यानी कि टर्बुलेंट होगा। अगर आर की वैल्यू 2000 से कम है तो उसका प्रवाह धारा रेखीय होगा। और अगर आर की वैल्यू 2000 और 3000 के बीच में है तो अनियमित प्रवाह होगा। तरल, तरल क्या होता है? जिनमें बहने का गुण पाया जाता है उसे हम तरल कहते हैं। और तरल में द्रव प्लस गैस दोनों आते हैं। आदर्श तरल क्या होता है? असंपीड्य तथा अशांत तरल को ही आदर्श द्रव कहते हैं, आदर्श तरल कहते हैं। ठीक है, द्रव तरल ही है, तरल में द्रव प्लस गैस दोनों आते हैं। आदर्श क्या है? असंपीड्य तथा अशांत तरल को ही आदर्श तरल कहते हैं। असंपीड्य जिसकी संपीड्यता 0 हो, मतलब उसे दबाने पर आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। अशांत जिसकी श्यानता 0 हो, मतलब उनकी परतों के मध्य किसी प्रकार का कोई श्यान बल ना लग रहा हो, उसे हम आदर्श तरल कहते हैं, आदर्श द्रव भी कहते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा संभव नहीं है। देखिए आप, अगर तरल का वेग क्रांतिक वेग से कम हो जाए या इसके बराबर है तो तरल का प्रवाह है, द्रव का प्रवाह है, धारा रेखीय होगा। और यदि वेग का मान क्रांतिक वेग से ज्यादा है तो तरल का प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा। बस छोटी छोटी बातें हैं, पता होना चाहिए। ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। वो कहता है कि वेग का मान श्यानता गुणांक की पावर ए, घनत्व की पावर डी और त्रिज्या की पावर सी के समानुपाती है, तो एबीसी का मान बताओ। और क्या कह देगा कि वेग बराबर ईटा डी और आर है, मतलब श्यानता गुणांक को, घनत्व को और त्रिज्या को मूल राशि मान ली जाए तो वेग की विमा क्या होगी? मतलब यहां ए बी सी है तो एबीसी की वैल्यू क्या होगी? ऐसे सवाल हमें एग्जाम में पूछ लेता है। इस सवाल का पहले भी हमने जिक्र किया है कभी। तो इसके लिए क्या करें? तो देखो, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो वहां चले जाएं तो क्या बोलेंगे? LHS के डायमेंशन इक्वल टू RHS के डायमेंशन, और फिर इसको अपन को सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन हमें यहां ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए हैं और वो ये पढ़ा ईटा क्रांतिक वेग समानुपाती ईटा अपॉन डी आर। तो आप इसे क्या कह सकते हो? 1 1 1। तो इसे क्या कह सकते हैं भाई? वेग प्रोपोर्शनल टू ईटा डी और आर, ये एक -1 और -1। तो हम कह सकते हैं
ए की जो वैल्यू है वो 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -1। इस तरीके से सवाल हमें पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आता है श्यान बल, विस्कोसिटी फोर्स। जैसे कोई द्रव बह रहा है, यूं समझो आप, ये तरल बह रहा है, आप द्रव ले लीजिए, द्रव बह रहा है। द्रव हमेशा परतों के रूप में बहता है। नीचे वाली परत का वेग कम होता है, ऊपर वाली परत का वेग ज्यादा होता है। इस प्रकार यहां वेग प्रवणता बन जाती है। दो परतों के मध्य वेग में परिवर्तन dv होता है। दो परतों के बीच की दूरी का मान dx है। तो dv अपॉन dx को वेग प्रवणता कहते हैं। मतलब प्रति एकांक दूरी पर वेग में हुए परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। भाई ध्यान दीजिए, वेग प्रवणता। हेलो, एक बार पहले मैंने बताया था, बोलचाल में प्रवणता आ जाए तो दूरी का भाग देते हैं, परिभाषा में दर आ जाए तो समय का भाग देते हैं। यहां वेग प्रवणता तो वेग बटा दूरी। वेग प्रवणता की विमा पूछ लेगा अपन से, मात्रक पूछ लेगा अपन से, पूछा हुआ भी है, लेकिन वेग प्रवणता पता तो हो। वेग प्रवणता वेग बटा दूरी, दाब प्रवणता दाब बटा दूरी, विभव प्रवणता विभव बटा दूरी। ठीक, तो ये dv अपॉन dx वेग प्रवणता है, और वेग की जो विमा है वो L1 t-1, दूरी की जो विमा है वो L1, L1 से ये चला जाएगा, t-1 बचेगा। तो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला जो है इसका m0 L0 t-1। अच्छा, इसका मात्रक कोई पूछे तो सेकंड इनवर्स, ऐसा हमें ध्यान रखना है। अब यार एक बार वापस श्यान बल पे आ जाओ। बात आप श्यान बल की कर रहे थे और कहां वेग प्रवणता पे आ गए यार आप भी, पर ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो, द्रव की दो परतों के मध्य लगने वाले श्यान बल का मान, लगने वाले श्यान बल का मान परतों के क्षेत्रफल के समानुपाती तथा वेग प्रवणता के भी समानुपाती होता है। जब समानुपाती को हटाते हैं, बराबर लगाते हैं, तो एक नियतांक लगाना पड़ता है जिसे श्यानता गुणांक कहते हैं। बस हो गया। ध्यान देना, घर्षण बल भी हमने पढ़ा, आज हम श्यान बल पढ़ रहे हैं। घर्षण बल याद करो, दो संपर्कित सतहों के मध्य लगने वाला वह विरोधी बल जो उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है उसे घर्षण बल कहते हैं। श्यान बल, कोई द्रव बह रहा है तो इनकी परतों के मध्य लगने वाला वह विरोधी बल, अपोजिंग फोर्स, जो उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है उसे श्यान बल कहते हैं। दोनों की परिभाषा एक जैसी, दोनों ही विरोधी बल, दोनों ही असंरक्षी बल, एक खास अंतर है इनमें। यहां श्यान बल का मान एरिया पे डिपेंड करता है, घर्षण बल का मान एरिया पे डिपेंड नहीं करता था। एक सामान्य एरिया, एक आभासी एरिया पे डिपेंड नहीं करता। वो अलग बात है कि माइक्रोस्कोपिक कॉन्टेक्ट एरिया पे डिपेंड करता था, वो एक अलग बात है। सामान्य बात करें तो ये एरिया पे डिपेंड करेगा, घर्षण बल एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या पता इस प्रकार की लाइन वहां पे अपन को मिल जाए। अब आइए सर, श्यानता गुणांक के बारे में, इसकी विमा पूछी जा सकती है। और सुनो, यहां इस चैप्टर में लाइन लाइन से सवाल बनता है, तो न्यूमेरिकल तो है ही नहीं इसमें, मतलब पढ़ते पढ़ते ही न्यूमेरिकल बन जाएंगे, बात यह है। तो यहां एक एक लाइन से सवाल बनता है, ध्यान से सुनिएगा, थ्योरी को ध्यान से पढ़िएगा। श्यानता गुणांक, शहद के लिए ज्यादा, ग्लिसरीन के लिए कम, पानी के लिए उससे भी कम। द्रव की श्यानता ज्यादा होती है, गैस की श्यानता कम होती है। बिल्कुल, श्यानता गैस की भी होगी। श्यानता होती है फ्लूइड की, तरल की, जिसमें द्रव भी आएगा और गैस भी आएगा। अब आओ, ताप बढ़ाने पर श्यानता गुणांक का मान। भाई साहब थोड़ा सा 1 मिनट आप हटना और आप सभी लोग ध्यान देना, यहां मैं दीपक जला देता हूं इस पॉइंट के लिए। वैसे भी दीपावली आने वाली है, टाइम है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सोच करके खुश हो जाओ कि महीने 2 महीने 3 महीने बाद में दीपावली आने वाली है। अच्छा अच्छा लगता है, देखो है मनुष्य प्रवृत्ति, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि भाई दीपावली आने वाली है और सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लग जाता है। ठीक है, सबके अपना अपना है। अब देखो, ताप बढ़ाने पर श्यानता गुणांक के मान में क्या बदलाव होगा, तो ध्यान दीजिएगा सर। ताप बढ़ाने पर श्यानता गुणांक का मान द्रव के लिए, लिक्विड के लिए कम होता है, लेकिन गैस की श्यानता बढ़ जाती है। यह सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है और पिछले 2 साल में भी
आई गया है ये एक दो एग्जाम में। सर दोबारा बताइए फिर। तो द्रव की श्यानता कम होगी, गैस की श्यानता ज्यादा होगी। हमें तो बस इतना ही पूछता है, पर मैं आपको बताता हूं थोड़ी सी बात और। द्रव की श्यानता का कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, अंतर आणविक बल होता है, और गैस की श्यानता का कारण विसरण होता है। तो ताप बढ़ाने पर अंतर आणविक बल कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए श्यानता कम हो जाती है, और ताप बढ़ाने पर गैस के विसरण की दर बढ़ जाती है, इसलिए श्यानता का मान ज्यादा हो जाता है। और अंत में याद क्या रखना है, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता कम, गैस की श्यानता ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। सांतत्य समीकरण, इसको अविरतता का सिद्धांत भी कहते हैं, या अविरतता का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। भाई साहब ये क्या कहता है कि पाइप के किसी भी बिंदु पर प्रति सेकंड निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान या द्रव का आयतन हमेशा नियत रहता है। क्या कह रहे हैं, असमान अनुप्रस्थ काट। असमान अनुप्रस्थ काट मतलब इधर एरिया ज्यादा इधर एरिया कम। असमान अनुप्रस्थ काट वाले पाइप के किसी भी बिंदु से एक सेकंड में निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, या आयतन हमेशा नियत रहता है। एक ही बात है। यह द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित है। भाई ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में बहुत पहले किसी जमाने में 2013 में जो एग्जाम लगा था उसमें पूछ चुका है सर। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित, और कहता क्या है कि किसी भी बिंदु से प्रति सेकंड निकलने वाले द्रव का आयतन, मतलब आयतन बटा समय, मतलब V बटा टी, जिसको वास्तव में हल करने पर लिखते हैं AV। ए यहां एरिया है, V यहां चाल है, वेग है, जबकि ये कैपिटल V आयतन है। तो AV का मान हमेशा नियत रहता है, यही सांतत्य समीकरण है। AV बराबर नियत, तो V समानुपाती 1/A, मतलब एरिया कम होगा वहां वेग ज्यादा होगा, लिखा है मैंने ऐसा। और इसको फिर हम ये भी लिख सकते हैं A1 V1 बराबर A2 V2। अगर त्रिज्या के पदों में बात करें तो हमें ये पता है कि एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब A समानुपाती होता है आर स्क्वायर, A समानुपाती होगा डी स्क्वायर। यहां पे D व्यास है, डायमीटर है। तो देखो यहां पर इस पाइप में उस वाले सिरे पर वेग V1, यहां पर वेग V2, तो V1 और V2 का अनुपात होगा A2 अपॉन A1 के बराबर होगा R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर बराबर होगा D2 अपॉन D1 का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये बात बहुत आसान और बहुत सरल लगी होगी, क्योंकि सरल है। और ये समीकरण वास्तव में किरचॉफ का जो पहला नियम है, कहां किरचॉफ का नियम कहां गया सर अचानक ही, विद्युत धारा वाले चैप्टर में किरचॉफ का पहला नियम जो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है कि किसी बिंदु पर धारा का टोटल मान जितना आएगा उतना ही दूर जाएगा। मतलब धारा संधि बिंदु पर जितनी धारा आएगी उतनी धारा दूर जाएगी। प्रति सेकंड जितना आवेश आएगा प्रति सेकंड उतना ही आवेश जाएगा। उसे आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित मानते हैं, तो इसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित मानते हैं। मतलब जितना द्रव्यमान प्रति सेकंड आएगा उतना ही द्रव्यमान प्रति सेकंड दूर चला जाएगा। ठीक है सर, ये बात आप धारा वाली बात क्यों बोल रहे थे? इस सवाल के लिए बोल रहा था मैं। ये पाइप है, इससे पानी आता है फिर दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही है कि एक तार में धारा आती है और फिर ये धारा I1 और I2 में बट जाती है, और हमें पता है कि I बराबर हमेशा ही क्या होगा, I बराबर I1 प्लस I2 ही होगा हमेशा के लिए। अब यहां देखो, आप इसे तो छोड़ो, यहां देखो कि यहां इसका एरिया है A, यहां पर जो द्रव आ रहा है उसका वेग है V, इसका एरिया A1, जो द्रव दूर जा रहा है उसका वेग V1, इसका एरिया A2, द्रव का वेग यहां V2। आपस में क्या संबंध होगा? तो वही द्रव्यमान संरक्षण नियम से प्रति सेकंड जितना आयतन आएगा प्रति सेकंड उतना ही आयतन दूर चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहां प्रति सेकंड जितना आयतन आ रहा है वो Q, फिर ये दो भागों में बट गया Q1 और Q2 में, तो फिर Q बराबर Q1 प्लस Q2। ये सेम वैसा ही है सर जैसे I बराबर I1 प्लस I2।
ये टोटल धारा है, फिर इसके दो भाग हैं। यहां ये टोटल पानी है और इसके दो भाग हैं। पानी कौन सा? जो प्रति सेकंड बह रहा है, यूं समझो आप। फिर Q का मान AV, Q1 का मान A1V1, Q2 का मान A2V2। ऐसे सवाल सर अभी संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर लगा था, वहां से आया था, वहां आया था। इसमें और क्या नेतागिरी कर सकते हैं हम? अगर ये पाइप वृत्ताकार है तो इसमें कह सकते हैं हम, स्मॉल आर ही ले लो यार। अगर इसकी त्रिज्या मैं स्मॉल आर लेता हूं तो आर स्क्वायर वी बराबर R1 स्क्वायर V1 प्लस R2 स्क्वायर V2। R की जगह वो डायमीटर भी ले सकता है, तो ध्यान रखना त्रिज्या का अनुपात और व्यास का अनुपात एक ही होता है। हां, व्यास बराबर 2R होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, पर मैं अनुपात की बात कर रहा हूं। अनुपात व्यास D1 और D2 हमेशा ही बराबर होगा त्रिज्याओं के अनुपात में, जबकि यह बात भी सही है कि D बराबर 2R होगा, पर अनुपात पूछ रहा है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सर। फिर देखो ये सवाल, ये मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं पर ये सवाल ही चल रहे हैं, यूं समझ लो आप। इनको ढंग से करो, क्योंकि देखो डाटा तो कुछ भी चेंज कर सकता है। आगे आओ, यहां है भाई कोई पेड़ों में पानी देने वाले माली बाबा, वो इस जार की सहायता से, बर्तन की सहायता से, जग की सहायता से, बाल्टी की सहायता से पेड़ों में पानी दे रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये जो पाइप है इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इस पाइप से जो पानी निकल रहा है उसका वेग v है, फिर आगे यहां जाली लगी हुई है और इस जाली में n छिद्र हैं, n छिद्र हैं, और प्रत्येक छिद्र की त्रिज्या स्मॉल आर है, पाइप की त्रिज्या कैपिटल आर बोल ही दी है। तो पता है हमें क्या कहेगा कि अगर बड़े पाइप में पानी का वेग v है तो प्रत्येक छिद्र से निकलने वाले पानी का वेग v डैश क्या होगा। ऐसा सवाल नीट एग्जाम में पूछ चुका है, AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। जहां तक मुझे ध्यान है 2014-15 के आसपास, 15-16 के आसपास आया होगा। अगर आपको देखना हो तो सर हम कैसे बताएंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, कैसे नहीं आता? देखो यहां प्रति सेकंड जितना आयतन जाएगा वो सर AB होगा, बिल्कुल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये बहुत बढ़िया सर। एक छिद्र से जितना पानी जाएगा प्रति सेकंड, एक छिद्र से, उसका मान कितना होगा A डैश V डैश। यहां A डैश छिद्र का एरिया, V डैश निकलने वाले पानी का वेग। लेकिन ये तो एक छिद्र के लिए है, वहां छिद्रों की संख्या कितनी है n, तो फिर n से गुणा करना पड़ेगा। हाँ ये बात तो सही है सर। बस A पाई R स्क्वायर और V, A डैश पाई स्मॉल r स्क्वायर और फिर V डैश और n। सर सॉल्व करेंगे ना तो V डैश बराबर V अपॉन n, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r और इसका होल स्क्वायर आएगा। बस ये वहां ऑप्शन था और इसके गोला भरना था। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। अगला पॉइंट लो, बर्नौली का सिद्धांत। कहते हैं दुनिया वाले कि एक सवाल यहां से भी अक्सर आ ही जाता है। बर्नौली का सिद्धांत, सबसे पहली बात ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। छोटी मोटी एग्जाम में तो यही पूछ लेता है। बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। मैं आपको बता दूं, हमारी फिजिक्स में ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित कौन कौन से नियम हमें पढ़ाए जाते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम, अभी जो बोला वो पहला नियम था जो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित था। अब किरचॉफ का दूसरा नियम वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, पहली बात। दूसरा इसे ले लो, बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। बहुत बढ़िया सर, आगे बताओ। उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। बहुत बढ़िया, आगे बताओ। लेंज का नियम कभी EMI में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेंज का नियम वो भी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ये बातें याद रखना भाई, इनमें से कोई ना कोई कहीं ना कहीं पता नहीं किस तरीके से पूछ ले हमें। आइए अब देखो, बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। फिर इसका मतलब क्या है सर, ये बता दो। बहते हुए द्रव के लिए एकांक आयतन की कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। मतलब यूं समझो, टोटल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है।
तो एकांक आयतन की ये होती है गतिज ऊर्जा। सर ये थोड़ी होती है गतिज ऊर्जा, तो 1/2 mv² होती है। क्यों मजाक कर रहे हो सर? अरे तो भाई एकांक आयतन बोला है, आयतन का भाग देंगे और द्रव्यमान बटा आयतन क्या हो जाएगा? घनत्व। एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, और ये क्या रहेगी? नियत। आगे बढ़ो, उसी चीज को नंबर 1 मैंने यहां लिख दिया और फिर डीजी का मैंने भाग दे दिया इधर भी और इधर भी। डीजी जो कि खुद कांस्टेंट है, यार क्या बात कर रहे हो, जो द्रव बह रहा है उसका घनत्व नियत, जी भी नियत। अब डीजी का भाग देने पर डी से डी चला जाएगा तो v²/2g रहेगा। डीजी का भाग देने पर केवल h ही रह गया, डीजी का भाग देने पर ये रह गया, बराबर एक नया नियतांक, उसको आप केवल नियत राशि बोल दो या नया नियतांक बोल दो। सर ये हमें पूछा जा सकता है, इसमें और क्या पूछेगा ध्यान देना। ये v²/2g जो देख रहे हो ना, इसे वेग शीर्ष कहते हैं सर। इसे क्या कहते हैं? वेग शीर्ष, वेलोसिटी हेड। h को बोलते हैं गुरुत्वीय शीर्ष और P/dg को बोलते हैं दाब शीर्ष। बर्नौली के सिद्धांत के लिए कुछ ऐसा डायग्राम बनाना होता है, आपको पता तो होगा ही पक्का। इसकी ऊंचाई h1, इसकी ऊंचाई h2, यहां प्रेशर P1, यहां प्रेशर P2, और बताइए यहां वेग v1, यहां वेग v2, और बताइए कुछ रह गया क्या? वेग हो ही गया, ऊंचाई हो ही गई, बस P हो ही गया, काफी है, बहुत है। इसका एरिया आप A1 ले सकते हैं, इसका एरिया आप A2 ले सकते हो। तो देखो हमें क्या पूछ रहा है और क्या पूछ सकता है। द्रव का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है, मान लो द्रव का वेग 20 मीटर पर सेकंड है, तो वेग शीर्ष का मान क्या होगा? तो वेग शीर्ष का मान होगा भैया 20 गुणा 20, नीचे भी क्या आएगा? 20, 20 से 20 चला गया, इसका आंसर आया 20, और वो भी मीटर में। ओहो हो, मीटर में कैसे? इसका मात्रक मीटर होगा। ये सवाल हमसे पूछ सकता है क्या? वेग शीर्ष की विमा क्या होगी? लंबाई के समान। गुरुत्वीय शीर्ष की विमा क्या होगी? लंबाई के समान। h ही तो है, ऊंचाई तो है। दाब शीर्ष की विमा किसके बराबर होगी? लंबाई के समान। कितनी बढ़िया बात है। और हमें लगेगा अरे यार विमा में से नया सवाल आ गया। नया नहीं आया है, ये पहले से पता होना चाहिए हमें। अच्छा ठीक है सर, दूसरी बात, अगर ये वेग शीर्ष है, ये ऊंचाई है और ये दाब शीर्ष है, समान विमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये देखो, इसका तो पता है ना, ये तो ऊंचाई है ना, अरे ये तो मीटर में आएगा ना। अगर इसकी विमा मीटर है, इसकी विमा L1 है, इसका मात्रक मीटर है, तो इसका मात्रक भी मीटर होगा, इसका मात्रक भी मीटर होगा, इसकी विमा भी L1 होगी, इसकी विमा भी L1 होगी। ऐसे सवाल हमें पूछ लेगा। ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आगे बढ़ो। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। बर्नौली सिद्धांत के अनुप्रयोग, ये पहला अनुप्रयोग अक्सर ही एग्जाम में आता जाता रहता है। एग्जाम कोई सी भी हो, ये धमक जाता है वहां जाके और पहले जाके फ्रंट कुर्सी पे बैठ जाता है, नाचते वास्ते करता है। एक तरीके से तो इसे बेशर्म भी कह सकते हैं। अक्सर ही आ जाता है। अब क्या है सुनो, बर्नौली का अनुप्रयोग। एक क्षैतिज नली हॉरिजॉन्टल ट्यूब में द्रव का प्रवाह देख रहे हैं। आज हम हॉरिजॉन्टल ट्यूब में द्रव का प्रवाह देख रहे हैं। सर हमें ये कहेगा यहां वेग v1 है, यहां वेग v2 है, यहां दाब p1 है और यहां दाब p2 है। बस आपसे ये पूछेगा वेग कहां ज्यादा, दाब कहां ज्यादा। तो सर हमें ऐसा लगता है कि यहां वेग ज्यादा, क्योंकि संकरा सिरा है तो वेग ज्यादा। हाँ ठीक है सर, और सर यहां दाब भी ज्यादा होगा, ऐसा लगता है ना? गलत हो जाएगा। और एक ऑप्शन ऐसा वहां मिलेगा, संकरे सिरे पर वेग तो ज्यादा होगा लेकिन दाब का मान कम होगा। ये याद रखना सर। और सुनो, अगर बर्नौली के सिद्धांत को, बर्नौली के अनुप्रयोग को एक पूरा भगोना भर के, पानी का भगोना भर के इस बर्नौली के सिद्धांत को उसमें पटक दिया जाए और उसको गर्म करते करते, गर्म करते करते लास्ट में जाकर के जब एक घूंट बच जाए, एक कप बच जाए चाय जितना, पता है उसका मतलब क्या होगा? उसका रिजल्ट ये निकलेगा, ये निकलता है जहां जहां वेग ज्यादा वहां वहां दाब कम,
जहां तरल का वेग ज्यादा वहां तरल का दाब कम, जहां द्रव का वेग ज्यादा वहां दाब कम, उसका अंतिम निचोड़ ये निकलता है। अच्छा ऐसा है क्या सर? बिल्कुल। तो यहां हमें क्या ध्यान रखना है कि भैया यहां एरिया कम है तो वेग ज्यादा होगा लेकिन दाब का मान कम होगा। अगर आपको लगता है कि सर एक बार इसे मैं समझाऊं, खैर मैं समझा तो दूंगा लेकिन आपको फिर भी इसे याद रखना पड़ेगा, और समझाऊंगा तब पहले इसे याद करने का, रटने का वादा करो कि सर हम बिल्कुल इसे रट लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हो कि पाइप के संकरे सिरे पर, पाइप के संकरे सिरे पर वेग तो ज्यादा होगा लेकिन दाब कम होगा। हाँ बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूं। पाइप कैसा होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल पाइप होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि पाइप की ऊंचाई एक जगह ज्यादा है और एक जगह कम है, वो फिर अलग केस आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल पाइप की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है सर, थोड़ा सा मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूं, और मैं नहीं बताता लेकिन ये आपको ऐसे डाउट हो सकता है कि यार ऐसे तो कैसे, हमें तो लग नहीं रहा। आइए, क्या कहता है वो बर्नौली का सिद्धांत? यहां दाब P2 है, वेग V2 है, एरिया A2 है। आओ उस बर्नौली के पास। 1/2 dv स्क्वायर प्लस dgh प्लस P, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? बराबर 1/2 dv स्क्वायर प्लस dgh प्लस P। सर ये क्या लिखा आपने? 1 1 1 2 2 2, ये दूसरे वाले केस में। पर हमें पता है कि जितनी ऊंचाई इसकी है उतनी ऊंचाई इसकी है, मतलब H1 बराबर क्या? H2, यानी कि बात हॉरिजॉन्टल की हो रही है। तो dgh1 से dgh2 चला गया। अब क्या बच रहा है देखो, इधर v1 स्क्वायर प्लस p1, इधर v2 स्क्वायर प्लस p2। आपको ये पता है सांतत्य समीकरण से क्या कि v समानुपाती 1 एरिया होता है, मतलब जहां एरिया कम होगा वहां वेग ज्यादा होगा, और जहां वेग ज्यादा होगा, अब सुनना, यहां एरिया कम है तो v2 ज्यादा है। अगर v2 ज्यादा है, सुनो, v2 ज्यादा है और v1 कम है, ये कम है, ये ज्यादा ये कम, साला फिर भी बराबर, ये ज्यादा ये कम फिर भी बराबर। इसका क्या मतलब हुआ? P1 ज्यादा P2 कम। अरे ये ज्यादा है तो निश्चित रूप से ये क्या होगा? कम होगा। और दूसरी तरीके से ले सकते हैं इसे हम। हाँ मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए हो, लेकिन फिर भी मैं इसमें कुछ और नेतागिरी करना चाहूंगा। P1 माइनस P2 बराबर 1/2 D, और ये आएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हमें पता है कि यहां V2 ज्यादा है V1 से, तो अब आप ये भी पता कर लो कि P1 भी ज्यादा होगा P2 से। P1 ज्यादा होगा, यहां पर दाब ज्यादा, संकरे सिरे पर दाब कम, ऐसा बर्नौली का सिद्धांत कहता है सर, और यही सत्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। मैग्नेस प्रभाव, सर आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। मैग्नेस प्रभाव ये क्या है? जब गेंद को स्पिन करते हुए फेंका जाता है, उसको चक्रण दे करके फेंका जाता है, तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, जिस पथ से जा रही होती है उससे ना जाकर के वो मुड़ जाती है, वक्रीय पथ हो जाता है, कर्व हो जाता है उसका रास्ता। इस घटना को मैग्नेस प्रभाव कहते हैं। कणित्र का सिद्धांत, पेंट स्प्रे या सेंट स्प्रे का सिद्धांत, ये पूछा था आरपीएससी 2018 फर्स्ट ग्रेड के पेपर में कि इनमें से बर्नौली के सिद्धांत पर कौन कौन काम कर रहा है, या कणित्र किसके सिद्धांत पे काम करता है? बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे से रुका नहीं जा रहा, रुका नहीं जाता। कुछ अच्छा टॉपिक आता है तो टाइम ज्यादा लगे तो लगे। अब देखो ऐसा है, ये जो आप इसमें हवा भरी है, जैसे इसे दबाओगे वास्तव में ये पानी फवार के रूप में फैल जाता है। तो यहाँ पेंट स्प्रे करो, सेंट स्प्रे कहो, जब आप नाई की दुकान पे जाते हो तो वो जो आपके बाल वाल बनाने के लिए पानी का स्प्रे करता है वो कहो। पता है क्या होता है? इसको दबाने से जैसे ही हवा यहां जाएगी तो हवा का वेग बढ़ जाएगा, हवा का वेग बढ़ने से यहां दाब कम हो जाएगा, और यहां दाब कम यहां दाब ज्यादा, तो पानी ज्यादा दाब से कम दाब की ओर चला जाएगा और फिर हवा के साथ फवार के रूप में फैल जाता है। इसको बोलते हैं कणित्र। हाँ, एटोमाइजर, एटोमाइजर। ऐसे ही एरोफाइल क्या करती, मतलब हवाई जहाज के पंखों की आकृति, वहां बर्नौली के सिद्धांत का यूज होता है। वहां एक सतह पर वक्रता ज्यादा रखते हैं,
एक सतह की वक्रता कम रखते हैं, ऊपरी सतह की वक्रता ज्यादा, मुड़ाव ज्यादा रखते हैं, नीचे का पंखों का मुड़ाव कम रखते हैं। ऐसा करने से ऊपर वायु का वेग ज्यादा हो जाता है। अब मैं ज्यादा सच में काश ये हमारी वैसी क्लास होती तो आज पूरी क्लास में बस यही टॉपिक हो पाते, 2-3 टॉपिक हो पाते, तो सारी बातें धीरे धीरे आसानी से क्लियर होती। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए बस मैं आपको इतना बता सकता हूं कि हवाई जहाज में पंखों की आकृति में ऊपरी सतह की वक्रता मतलब मुड़ाव ज्यादा रखा जाता है, नीचे का मुड़ाव कम रखा जाता है। इससे पता है क्या होता है कुछ वहां अंदरूनी घटना। वायु का वेग ऊपर ज्यादा, नीचे कम, ऊपर वेग ज्यादा तो ऊपर दाब कम, ऊपर हवा का दाब कम, नीचे हवा का दाब ज्यादा, उत्थापक बल लगता है, उछाल बल लगता है और हवाई जहाज आसमान में उड़ता है या ऊपर उड़ता है। तूफान में टिन छत का उड़ जाना, तूफान में टिन छत का उड़ जाना, ये टिन छत बनी हुई है भाई घर के ऊपर, बवंडर आ गया, तूफान आ गया, अंदर हवा का वेग कम, वहां हवा का वेग ज्यादा तो यहां पर दाब का मान कम और अंदर दाब हो जाएगा ज्यादा। इस दाबांतर के कारण छत पर बाहर की ओर बल लगेगा, सतह के लंबवत बाहर की ओर उछाल बल लगेगा और टिन छत उड़ करके वही दूर गिर जाएगी अगर उसे मजबूती से नहीं बांधा गया है तो। ऐसे ही दिल का दौरा पड़ना, ओ तेरी, दिल का दौरा पड़ना यह भी बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। जी बिल्कुल, दिल का दौरा पड़ना बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। वो कैसे? हमारा जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में बहता है, रक्त वाहिनियों में बहता है, आराम से बह रहा है, कोई टेंशन नहीं है सर, यहां बह रहा है। अब क्या होता है, खान पीन कुछ ऐसा ही हो गया और ये तली हुई वस्तु ज्यादा खाने लग गए तो यहां अंदर की ओर कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लग जाता है, रक्त वाहिनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लग जाता है। इससे यहां का एरिया कम हो जाता है, एरिया कम होगा तो सांतत्य समीकरण से वेग ज्यादा होगा, तो वेग ज्यादा होने से अंदर का दाब कम हो जाएगा, अंदर का दाब कम, बाहर का दाब ज्यादा, बाहर का दाब ज्यादा और ये पिचक जाती है जो हृदय आघात का कारण बनता है, हार्ट अटैक का कारण बनता है। वजह बर्नौली का सिद्धांत। सोचो। और टोरिसेली प्रमेय अभी बताएंगे, बहिस्त्राव वेग अभी बताएंगे। और सुनो, तेज गति से ट्रेन आती है, पटरी के पास, पटरी के नजदीक जो आदमी होते हैं, यात्री होते हैं, पैसेंजर होते हैं, दूर हट जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो ट्रेन के अंदर गिरने की संभावना रहेगी। सर वो कैसे? मेरे सामने से ट्रेन गुजर रही है बहुत तेजी से, उसके साथ हवा का वेग भी बढ़ेगा, अब मेरे ट्रेन के बीच में हवा का वेग ज्यादा, हवा का वेग ज्यादा तो दाब कम, मेरे आगे दाब कम, मेरे पीछे दाब ज्यादा और एक धक्का लगेगा ट्रेन की ओर। अगर भाई बच गया तो एक अलग बात है, बाकी काम खत्म। और बच गया तो फिर अफवाह एक जरूर होगी, क्या? कि वहां कोई भूत था, मुझे किसी ने वहां धक्का मारा है, वहां आदमी तो कोई था ही नहीं, वहां निश्चित रूप से कोई ना कोई या ऐसी कोई प्रेत आत्मा, भूत आत्मा है जो धक्का मारा गया है वहां पे। वास्तव में वो भूत नहीं है, और अगर भूत है भी तो ये बर्नौली का भूत समझ लो आप। ये सिद्धांत है फिजिक्स का, ये सिद्धांत है साइंस का। आइए सर और बताऊंगा। 7वां पॉइंट तो ये हो ही गया। तू हट यार एक मिनट, तू कहां अभी? वो कहता है 2 डोरियां ली और डोरियों की सहायता से स्टील की 2 गोलियों को लटका दिया पास पास में। 2 डोरियां ली और गोलियों को लटका दिया, इनके बीच में अगर फूंक मारी जाए तो स्टील की दोनों गोलियां पास आ जाएंगी। समझ सकते हो आप? वो कैसे? दोनों गोलियों के बीच में जब फूंक मारी जाएगी तो हवा का वेग बढ़ जाएगा, हवा का वेग बढ़ेगा तो अंदर दाब कम हो जाएगा और उनके बाहर की ओर दाब ज्यादा है तो वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब आती है सर टोरिसेली की प्रमेय या बहिस्त्राव वेग। ये है सर, ये पानी की टंकी है, टंकी की टोटल ऊंचाई h है और इस प्रकार यहां छिद्र बनाए गए हैं, इस प्रकार यहां से पानी जा रहा है, जो भी है। समझो यहां एक छिद्र ये बनाया गया है जो ऊपरी सतह से स्मॉल h गहराई पर है, तो यहां से निकलने वाले द्रव का जो वेग होगा उसको बहिस्त्राव वेग कहते हैं और उसका मान आएगा √2gh। और ये वेग का वही मान है कि अगर किसी पिंड को फ्री छोड़ा जाए
तो H नीचे गिरने के बाद इसका वेग इतना ही आएगा √2gh। यही टोरिसेली की प्रमेय है। यानी कि द्रव की मुक्त सतह से H गहराई पर स्थित छिद्र से निकलने वाले द्रव का वेग वही होता है जो H ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का वेग होता है। इसे टोरिसेली की प्रमेय कहते हैं। v बराबर √2gh, इसे टोरिसेली की प्रमेय कहते हैं। गहराई का मान जितना ज्यादा होगा, H का मान जितना ज्यादा होगा, ये H कहां से लिया है अपन ने? ऊपर से, सतह से लिया है। तो गहराई जितनी ज्यादा होगी वेग का मान उतना ही ज्यादा होगा। यहां वेग कम, यहां वेग ज्यादा, यहां वेग और भी ज्यादा, ऐसे ध्यान रखना। सतह पर वेग और भी ज्यादा, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो वेग का मान बढ़ता जाएगा। फिर आती है क्षैतिज परास कि पानी कितनी दूर जाके गिरेगा। तो कुछ याद रखना सर, इसके बीचों बीच, बिल्कुल कंप्लीट बीच की बात कर रहा हूं, यहां टंकी के बीचों बीच H/2 पर अगर आप छिद्र बनाओगे तो वहां परास मैक्सिमम मिलेगी, और यहां मैक्सिमम परास का मान टंकी की ऊंचाई के बराबर होगा। सर ये ऐसे कैसे? फॉर्मूला लिखा इधर आओ। ये क्षैतिज परास, जिसे आप x कह दो, x कह दो यार, इसे आप x मैक्सिमम कह दो। क्षैतिज परास, इसका सूत्र होता है 2h ब्रेकेट कैपिटल H माइनस स्मॉल h और फिर ये रूट। ओके, और अब सुनना, जब H का मान H/2 करें, मतलब टंकी के बीचों बीच एक वाल खोलें, तो वाल की स्थिति क्या रहेगी? स्मॉल h बराबर कैपिटल H/2। यकीन करो, हल करके देख लेना, यहां फिर x मैक्स का जो मान आएगा 2 आएगा, ऐसा आएगा, ये H/2 आएगा, H माइनस H/2 आएगा। फिर इसका मान कितना रह जाएगा? देखो H/2 रह जाएगा। H/2 गुणा H/2, हाँ यार बिल्कुल। फिर इसका मान कितना रह जाएगा? ये रह जाएगा, और फिर 2 से 2 भी चला जाएगा, तो आंसर H आ जाएगा। सर आपको याद रखना है। तो मैक्सिमम परास कब मिलेगी? जब आप वाल बीच में खोलोगे। मैक्सिमम परास किसके बराबर होगी? टंकी की ऊंचाई के बराबर होगी। एक बहुत अच्छी बात और, एक समान परास के लिए 2 वाल खोले जा सकते हैं, टंकी में 2 छिद्र किए जा सकते हैं, टंकी में 2 वाल खोले जा सकते हैं। एक समान परास के लिए इनकी स्थिति देखना, एक वाल ऊपर से H नीचे, दूसरा नीचे से H ऊपर। वाह यार ये बढ़िया है। एक वाल मध्य बिंदु से Y ऊपर, तो दूसरा वाल मध्य बिंदु से Y नीचे। जो वाल मध्य बिंदु के जितना नजदीक होगा परास उतनी ही ज्यादा होगी। सर समझना, हाँ, जो वाल मध्य बिंदु के जितना नजदीक होगा परास उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे मैं इस वाले छिद्र और इस वाले छिद्र की बात करता हूं, तो यहां से निकलने वाला पानी यूं गिरेगा। अगर मैं इस वाले बिंदु की बात करूं और इस वाले बिंदु की बात करूं, तो पानी यहां गिरेगा। जो वाल मध्य बिंदु के जितना नजदीक होगा परास उतनी ही ज्यादा होगी। मध्य बिंदु से ऊपर जाओगे परास कम होती जाएगी, नीचे आओगे परास कम होती जाएगी। इस प्रकार के सवाल हमें आने चाहिए सर। एक समान परास के लिए 2 बिंदु लेने चाहिए। कौन सा? एक बिंदु ऊपर से H गहराई पर, तो दूसरा कैपिटल H माइनस स्मॉल h गहराई पर। कैसे भी कह सकते हो, हाँ बिल्कुल। ये यहां से H है ना, तो यहां से दूरी कितनी होगी? कैपिटल H माइनस स्मॉल h होगी। नीचे से ले सकते हो, आधार से ऊंचाई ले लो, आधार से H ऊपर, और ये आधार से देखो H ऊपर, और ये आधार से H। क्या हुआ भाई साहब? हेलो, अरे कहां हो आप? हमने तो बदला भी नहीं इसको यार। ठीक है, ओके। तो ऐसा कुछ लिखा है मैंने, एक समान परास के लिए 2 बिंदु, एक मध्य बिंदु से Y ऊपर, एक मध्य बिंदु से Y नीचे। मतलब इन दोनों का योग क्या आना चाहिए? H आना चाहिए। वो लिख दिया मैंने, हाँ गौर करना उस पे सर। एक अच्छी बात और, टंकी पूरी भरी हुई है भाई साहब, टंकी की ऊंचाई कैपिटल H है भाई साहब। यहां इसके आधार में एक वाल खोला गया है और इस वाल का एरिया है A0, जबकि टंकी का जो एरिया है मुक्त सतह का वो है A। तो इस टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा यार? एक सूत्र याद करने में क्या जाता है यार, इतना पढ़ोगे। टंकी को खाली होने में लगा समय ये होगा क्या?
ए अपॉन ए नोट। ध्यान रखना, वाल का एरिया नीचे आएगा। वाल का एरिया जितना ज्यादा होगा पानी जल्दी खाली हो जाएगा, और वाल का एरिया जितना कम होगा खाली होने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। बड़ी सीधी सी बात है। और फिर 2h अपॉन जी का रूट, ये 2h अपॉन जी का रूट तो वही है, इस बॉडी को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, तो t बराबर 2h अपॉन जी का रूट, इतना ही समय लगता है सर। तो ये तो टाइम का फॉर्मूला कहीं ना कहीं हम याद कर ही चुके हैं, नहीं भी कर चुके हैं तो अब बोल रहा हूं मैं। एक बिल्डिंग है, एक मीनार है, और इसकी ऊंचाई h है, यहां से किसी बॉडी को फ्री छोड़ा गया है। तुम हट जाओ यार फिर 1 मिनट। अच्छा, सब कुछ ही बदल गया था उस समय। ये देखो, ये देखो, और ये मैं कैपिटल एच मान लेता हूं। तो यहां से यहां तक आने में समय कितना लगेगा, t बराबर 2 कैपिटल एच अपॉन जी। ऐसा ध्यान रखना है। और वेग का मान कितना होगा, 2g कैपिटल एच लिया है तो ये, तो सर ये भी ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़िए सर। स्टोक का नियम, हाँ भाई, एक सवाल 100% यहां से आता ही आता है। स्टोक का नियम, एक बार इसे देखो आप, ये इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट है। स्टोक का नियम, स्टोक का नियम क्या कहता है, स्टोक का नियम कहता है कि जब कोई बॉडी किसी शांत तरल में स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो पहले उसका वेग बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, पर एक टाइम ऐसा आएगा उसका वेग बाद में जाकर के नियत हो जाता है। इसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी या सीमांत वेग। सीमांत वेग का मान कितना ले लिया अपन ने, वीटी लिया है। सीमांत वेग वाले केस में इस पिंड पर लगने वाले शान बल का मान, शान बल का मान 6 पाई ईटा आर वीटी होता है। ये टी बहुत छोटा है, यही स्टोक का नियम है। अब सुनो, जब मान लीजिए इस बॉल को आपने यहां छोड़ा, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा, पहले वेग बढ़ेगा 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 और उसके बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। और जैसे ही टर्मिनल वेग प्राप्त कर लेगा, अब टर्मिनल वेग का मान समय पे डिपेंड नहीं करेगा। अब बॉडी इसी टर्मिनल वेलोसिटी से, इसी सीमांत वेग से लगातार अनंत काल तक चलता रहेगा, यूं समझ लो आप। स्टोक नियम के अनुप्रयोग कोई पूछे तो ध्यान रखना, पैराशूट से नीचे उतरना, पैराशूट से नीचे उतरना। दूसरा ध्यान रखना, बरसात की बूंद, बरसात की बूंद, ये क्या मतलब है सर, बरसात की बूंदें बादलों की ऊंचाई से आती हैं, इतनी ऊंचाई से आती हैं। बरसात की बूंदों का वेग इतना ज्यादा हो जाए, अगर ये नियम लागू ना हो तो, इतनी ऊंचाई से जब वो नीचे आए, अगर ये हवा का शान बल ना हो, हवा का प्रतिरोध बल ना हो, तो बरसात की बूंदों का वेग गोली के वेग से भी ज्यादा हो जाए, दीवारों के छेद हो जाए, आप लोग आराम से नहा सकते हो। क्यों, क्योंकि वहां ये स्टोक लो प्रभावी हो जाता है। बरसात की बूंदें एक नियत वेग प्राप्त कर लेती हैं, उसके बाद टाइम चाहे कितना ही लगे, वो नियत वेग से ही पृथ्वी पे पहुंचती हैं। ऐसा ही पैराशूट की बात करें, पैराशूट एक नियत वेग से धीरे 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 नीचे आके उतरता है। जिस तरीके से इस गोली को यहां छोड़ा, पहले इसका वेग बढ़ा बढ़ा बढ़ा, उसके बाद में एक नियत वेग प्राप्त कर लिया। हमसे एक ग्राफ पूछ सकता है, ये ग्राफ आया था आरपीएससी 2018 फिजिक्स फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, उसमें एक ऑप्शन ऐसा भी था, ध्यान रखना, इसे मत टिक कर देना, ठीक है, ऐसा वाला होगा तो आप याद रखिएगा। मतलब ध्यान दें, एक ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, एक ग्राफ ऐसा मिलेगा, ये सही होगा, ये गलत होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, टर्मिनल वेलोसिटी का जो मान होता है यहां दे नहीं रखा। वास्तव में एक्चुअल में हुआ क्या कि अभी थोड़ी देर पहले लाइट चली गई, अभी थोड़ी देर पहले ये पेज पूरा का पूरा लिख दिया गया था, तो लाइट चले जाने से वो फॉर्मूला यहां आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बताता हूं, यहां ले लेते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी वो देखना। वास्तव में टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू होती है, हल करने पर, सॉल्व करने पर 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो और जी बटा रो। सर ये कहां से आता है, आप सॉल्व करो घर पे बैठ के, तो यहां से सॉल्व करना। जब ये बॉडी नीचे आती है, टर्मिनल वेलोसिटी वो प्राप्त कर लेती है, नीचे कौन सा बल लगेगा, इसका भार, ऊपर कौन सा बल लगेगा, एक तो श्यान बल, दूसरा उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। और जब
इन दोनों के मान इसके बराबर हो जाएंगे तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। अरे ऊपर लगने वाले बलों का मान बराबर नीचे लगने वाले बल के बराबर होगा, तो परिणामी बल जीरो होगा। परिणामी बल जीरो होगा तो त्वरण भी जीरो होगा, त्वरण जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और अभी लगातार नियत वेग से गिरता रहेगा। और वो जो लगातार नियत वेग से गिरेगा उसे कहते हैं अपन सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू ये होती है। सॉल्व करने पर आपको याद रखना है, अगर ये याद नहीं होता है तो भाड़ में जाए। आपको इतना तो याद रखना है, टर्मिनल वेलोसिटी समानुपाती आर स्क्वायर। आप जीत जाओगे अगर इतना पता है तो। अगर टर्मिनल वेलोसिटी समानुपाती आर स्क्वायर के है, कई बार वो उस गेंद का एरिया दे देता है, तो हमें भी पता है यार एरिया समानुपाती आर स्क्वायर है, तो टर्मिनल वेलोसिटी समानुपाती एरिया। अगर कई बार आयतन देता है तो समानुपाती आयतन की पावर 2/3, कई बार द्रव्यमान देता है तो 2/3। कहने का मतलब अगर 2 बरसात की बूंदे दे दे, प्लीज ध्यान दीजिए, 2 बरसात की बूंदे दे दे। दिक्कत ये होता है इस डिजिटल बोर्ड में होता है कि लाइट चली जाती है तो इसमें जो लिखा होता है सब मिट जाता है, फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है। और पता नहीं मेरे साथ संयोग ऐसा होता है कि कभी ना कभी तो लाइट चली जाती है। कल प्रत्यास्थता वाला टॉपिक में भी लास्ट में 1-2 सवाल रह गए और लाइट चली गई, तो वो 2 सवाल मैं आज करवाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप प्रत्यास्थता वाले टॉपिक को ढंग से पढ़ो, उसके 2-3-4 सवाल हैं वो ढंग से पढ़ो, और 2 सवाल मैं आज करवा दूंगा, ठीक है। वैसे छूटेगा कुछ भी नहीं, मतलब जो जितना जरूरी है वो हम सब करवाएंगे। देखो, बरसात की 2 बूंदों के वेग का अनुपात v1 अनुपात v2 वो होता है उनकी त्रिज्याओं के अनुपात का स्क्वायर, उनके एरिया, स्क्वायर नहीं आएगा भैया, केवल एरिया का अनुपात, आयतन अनुपात का 2/3, द्रव्यमान अनुपात का 2/3। कुछ इस प्रकार से हमें वहां सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। सवाल आगे लिख रखे मैंने, आगे बढ़ो। देखो, बरसात की बूंदों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। बरसात की 2 बूंदों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो अंतिम वेग का अनुपात क्या होगा? टर्मिनल वेलोसिटी या सीमांत वेग, सीमांत वेग का अनुपात क्या होगा? सर बहुत ही आसान, सॉल्व करो। हमें पता है कि वेग समानुपाती आर स्क्वायर, तो v1 और v2 बराबर r1 और r2 इसका होल स्क्वायर, 1:2 का होल स्क्वायर, तो आया 1:4। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आया होगा, और बहुत बढ़िया सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये देखो कितना बढ़िया सवाल है, बहुत 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 बढ़िया सवाल। बात ये कि बरसात की 2 बूंदे हैं, बरसात की बूंदे हैं, ये बरसात की बूंदे हैं, 2 बूंदे हैं, और इनकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है? vt है, या यूं समझो कि v है, कोई बात नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी v है। ओके, अब ये दोनों आपस में मिलके एक नया वेग प्राप्त कर लेती हैं, एक नया वेग, टर्मिनल वेलोसिटी, नई टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त करते हैं, तो वो कहता है कि नई टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आइए सर, इसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान में m, दोनों मिलकर के कितना बनाएंगे? 2m द्रव्यमान। तो देखो, m द्रव्यमान के लिए टर्मिनल वेलोसिटी v है, तो 2m द्रव्यमान के लिए टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? तो इसके लिए हमें टर्मिनल वेलोसिटी समानुपाती द्रव्यमान वाला कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, और द्रव्यमान की पावर कितनी आती है? 2/3। सर ये कहां से आया? अरे आ जाता है वहीं से यार, v समानुपाती आर स्क्वायर है, तो हमें पता है कि द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व होता है, तो द्रव्यमान समानुपाती आयतन समानुपाती आर क्यूब होगा, और ध्यान रखना आर समानुपाती आयतन की पावर 1/3, द्रव्यमान की पावर 1/3, और आर स्क्वायर समानुपाती आयतन की पावर 2/3, द्रव्यमान की पावर भी 2/3, ऐसा है। और हमें पता है कि v समानुपाती आर स्क्वायर होता है, तो समानुपाती v की पावर 2/3 और समानुपाती द्रव्यमान की पावर भी 2/3 होता है। यकीन करो ऐसा होता है, तभी मैंने लिखा है। तो द्रव्यमान और टर्मिनल वेलोसिटी में ये संबंध होता है। अब देखो हमें क्या चाहिए? बाद वाली वेलोसिटी और पहले वाली वेलोसिटी का अनुपात चाहिए, यूं समझ लो। बाद में वेलोसिटी मान लीजिए v2 हो गई, पहले वेलोसिटी v1, या आप ऐसे भी कह सकते हो ये टर्मिनल वेलोसिटी vt और डैश, और ये कितना? केवल vt। भाई बाद में द्रव्यमान 2m, पहले कितना? m, m से m चला गया, 2 की पावर 2/3, तो आप क्या कह सकते हो? आप यहां हम कह सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी बाद में बराबर 2 की पावर 2/3 और टर्मिनल वेलोसिटी पहले। सर ये सवाल पूछा जा चुका है नीट मेडिकल एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो तीसरा सवाल, तीसरा सवाल आरपीएससी 2025 में ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया सवाल है, और ये पूछा गया है
एम द्रव्यमान के पिंड को h ऊंचाई से किसी द्रव की सतह पर गिराया जाता है। द्रव की सतह से जब ये टकराता है तो इसके वेग का मान अंतिम वेग के बराबर है, तो ऊंचाई का मान किसके समानुपाती होगा, ऐसा हमें वहां सवाल दिया। तो ध्यान दो, इस ऊंचाई का मान इस ऊंचाई में और इस वेग में संबंध होगा h बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2g गति के तीसरे समीकरण से, यानी कि h समानुपाती वी स्क्वायर और v का मान किसके बराबर है, टर्मिनल वेलोसिटी के, तो h समानुपाती vt का होल स्क्वायर और टर्मिनल वेलोसिटी किसके समानुपाती होती है, त्रिज्या के वर्ग के, तो यहां त्रिज्या का स्क्वायर रख दिया अपन ने। अब इसका होल स्क्वायर करोगे तो h समानुपाती क्या होगा, r की पावर 4 होगा और हमारा आंसर दूसरा आ जाएगा। ध्यान रखना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल, कहता है पानी की एक जलधारा है जो यूं जारी है, कितनी चाल से, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जलधारा इधर बह रही है। एक एल आकृति का पाइप यहां इस तरीके से रख दिया गया है, तो ये पानी यूं आएगा और फिर फव्वार के रूप में ऊपर तक जाएगा। वो ये कह रहा है कि एल लंबाई वाले, एल आकृति वाले इस पाइप में इस वाली भुजा की लंबाई 12 मीटर है और ये पानी ऊपर तक जाता है, और वो ऊपर तक जाता है वो दूरी कितनी है, x है। तो हमसे ये x का मान ही पूछ रहा है, बताओ x का मान क्या होगा। सर दोबारा सुनो, एक जलधारा यूं बह रही है, जलधारा की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, एल आकृति का पाइप चित्रानुसार रख दिया गया है। अब पानी इस पाइप के अंदर जाकर के ऊपर तक फव्वार के रूप में फैलेगा। इस वाले भाग की लंबाई 12 मीटर है और ऊपर तक जो जाता है वो x है, तो बताओ इस पाइप से और कितना ऊपर वो पानी गया है। ठीक है सर बताइए। तो आओ, यहां टोटल ऊंचाई का मान, यानी कि पानी की सतह से ये जो टोटल ऊंचाई है ना, इस h का मान अभी थोड़ी देर पहले ज्ञात किए, वही सूत्र, यानी कि h बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2g होगा। बहुत बढ़िया। तो h बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2g है। देखो बहिस्त्राव वेग भी यही था, v बराबर 2gh का रूट, तो h बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2g। आपको अलग अलग लग रहा होगा लेकिन ये एक जैसा ही है। तो h बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2g, v की वैल्यू रख दी 20, सोल्व करने पर h का मान आया कितना, 20 मीटर। आपको पता है ऐसा डाटा एक बार पहले भी लिया आपने, वेग शीर्ष में अगर वेग का मान 20 मीटर पर सेकंड हो, किसी पाइप में कोई पानी बह रहा है, वेग का मान 20 मीटर पर सेकंड है, तो वेग शीर्ष कितना होगा, तो फिर हम 20 मीटर बताते हैं। और आज वास्तव में जब वो 20 मीटर पर सेकंड से यूं चल रहा है तो पानी ऊपर तक जाएगा, टोटल 20 मीटर जाएगा, टोटल 20 मीटर जाएगा, जिसमें 12 मीटर ये है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। देखो आप, x प्लस 12 h है, x प्लस 12 20 है, x बराबर 20 माइनस 12, तो इसका मान 8 आएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी करो, बार बार लाइट जाती है, बड़ी समस्या हो रही है। ओके, मिटा रहा हूं मैं इसे। प्रत्यास्थता, ये पिछले टॉपिक के, प्रत्यास्थता वाले पिछले टॉपिक के 2 सवाल रह गए थे लाइट जाने की वजह से। ओके, मतलब कुछ ठीक है, खैर आगे आओ, जो भी है। अब आप देखिए, तार के खुद के भार के कारण तार की लंबाई में परिवर्तन कितना होगा। यानी कि किसी तार को किसी दृढ़ आधार से लटका दिया गया है, तो खुद का भी तो वजन होगा, तो खुद के भार के कारण लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। एक छोटा सा सवाल, कोई बड़ा तो नहीं है लेकिन ऐसे सवाल पूछ लेता है। तो सर हम कैसे बताएंगे, तो बहुत आसान, आप तो कल वाला सूत्र देखना, लंबाई में परिवर्तन कितना था, mgl अपॉन कितना था, पाई आर स्क्वायर और y था। ठीक है, बस आज पता है क्या लेना है, पहले वो जो mg लग रहा था ऐसे लगा रहे थे अपन, एल लंबाई के तार पर ये m द्रव्यमान लटकाते थे और जो बल लगता था वो mg के बराबर हुआ करता था। हाँ ठीक है सर, मान गए। अब ऐसा नहीं करना है, तो फिर ऐसा ही है, तार खुद के भार के कारण ही उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो तार का जो भार है उसका क्रियाकारी पॉइंट सेंटर ऑफ मास पे होगा, क्रियाकारी पॉइंट यहां पर होगा, सेंटर ऑफ मास पर होगा। इसका द्रव्यमान जो आप m ले रहे हो वास्तव में mg यहां अप्लाई होगा, तो कितने लंबाई पर अप्लाई होगा, यहां से यहां तक की लंबाई l बटा 2। बस कुछ नहीं करना, टेंशन ना लो, mg l नहीं, आज l डैश ले लो,
और डेल्टा एल बराबर एम जी, बस एल डैश की जगह एल बटा 2 बोल दो और पाई आर स्क्वायर वाई, यही हमारा आंसर है। मतलब एक तार की लंबाई एल है, त्रिज्या आर है, प्रत्यास्थता गुणांक वाई है, तार का द्रव्यमान इतना है और इसे दृढ़ आधार से लटका दिया गया है, तो खुद के वजन से उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। तो जो लंबाई में वृद्धि हुआ करती थी, बस वहां एल जो आपने लिया है ना, उसको एल डैश ले लो और वास्तव में एल डैश का मान एल बटा 2 के बराबर होगा। इतना सा हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ता हूं। हाँ, ये अंतिम सवाल। तार का भंजन प्रतिबल P है, मतलब भंजन प्रतिबल, प्रतिबल का वो मान जिस पर वो तार टूट जाता है, और भंजन बल होता है F, पढ़ा है हमने। भंजन प्रतिबल है P और गुणा A, तो भंजन बल बराबर भंजन प्रतिबल इंटू A होता है। ठीक है, एक तार का भंजन प्रतिबल P है, तो तार की कम से कम लंबाई का मान क्या हो, तार की कम से कम लंबाई क्या होगी, तार खुद के भार से टूट जाए, तार खुद के ही वजन से टूट जाए। तो ऐसे केस में क्या करना है, ये तार का भार ज्यादा होना चाहिए भंजन बल से। तार का भार होगा mg, भंजन बल का मान होगा भंजन प्रतिबल इंटू एरिया। अच्छा, mg, m क्या है, तार का द्रव्यमान, और द्रव्यमान क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व, और आयतन क्या होता है, एरिया इंटू लंबाई। तो ये तार का अनुप्रस्थ काट एरिया, ये तार की लंबाई और ये घनत्व d, इन सब का मान द्रव्यमान के बराबर होगा। फिर ये g आया, इसका मान ज्यादा होना चाहिए p इंटू ए से ए चला जाएगा, तो तार की लंबाई का मान कितना होना चाहिए, p अपॉन डी जी, या इससे ज्यादा। तार के टूटने के लिए, खुद के वजन से टूटने के लिए लंबाई क्या होनी चाहिए, p अपॉन डी जी, या फिर इससे ज्यादा। तो कम से कम कितनी होनी चाहिए, p अपॉन डी जी। सर आप इसे याद रखोगे सर, ये हमारा आंसर है P अपॉन डी जी। और सुनो, क्या मैंने आपको ऐसा बताया नहीं कि देखो ये भंजन प्रतिबल P बराबर एच डी जी भी होता है। मैंने बोला है P बराबर एच डी जी। याद नहीं सर, इसी का मान कभी आप डेल्टा P के बराबर लेते हो, कभी इसका मान चट्टान की प्रत्यास्थता के बराबर लेते हो, तो आज इसको भंजन प्रतिबल के बराबर ले लो यार। हाँ सर ले लिए। अब बस कुछ नहीं करना, P बराबर H की जगह L लगा दो और ये dg, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो L का जो मान आएगा L बराबर P अपॉन dg, कहने का मतलब P बराबर H dg, P बराबर H dg, P बराबर H dg, बस इसे याद रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अगले और नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक आप अच्छा पढ़ो, अच्छी मेहनत करो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू, धन्यवाद।